गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। कल जो हम लोग देखे थे वो था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर का ही प्रिंसिपल पर कल पढ़े थे हम लोग 4, है ना। आज उन्हीं का 4 टेक्निक पढ़ेंगे, यानी वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो यूज करेंगे उसका क्या प्रोसीड्यूर होगा, क्या मेथड होगा, कैसे वो फंक्शंस करता है, इसके बारे में, यानी कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए, यानी कैसे उसका एप्लीकेशन किया जाए, जिसके लिए 4 टेक्निक बताए। जिसमें पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप ये जो प्रिंसिपल्स है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, फर्स्ट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, इसी का ये एक्सटेंशन है। यानी कि इसमें क्या किया गया, किसी फैक्ट्री में पूरे वर्क को, यानी फैक्ट्री में जो वर्क होता है उस वर्क को क्या किया गया है, 8 भाग में बांट दिया गया है, 8 भागों में। तो सबसे पहले 2 कैटेगरी किया गया, एक प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। यानी फैक्ट्री मैनेजर 2 भाग में अपने वर्क को डिवाइड किया, एक को प्लानिंग इंचार्ज, दूसरे को प्रोडक्शन इंचार्ज। ये यानी कि ये क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसके पास अथॉरिटी है, उसको उन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, 2 भागों में दे दिया। एक प्लानिंग इंचार्ज बना दिया उन्होंने, एक प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये काम उनको करना होता है, क्या क्या, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी। सेम एज प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ठीक है। और इन्हीं सबको क्या, वर्कमैन, यानी ये सब क्या है, वर्कमैन है ना। इन सबसे काम कराना होता है। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में 4 दे दिया गया, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में 4। अब देखिए यहाँ जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है फोरमैन, यहाँ जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है फोरमैन, उसका क्या क्या रोल है, यानी कि फोरमैन अंडर प्लानिंग इंचार्ज, फोरमैन अंडर प्लानिंग इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज का क्या, इंस्ट्रक्शन कार्ड। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड यानी कि ये इसका काम होता है ड्राफ्ट करना, ड्राफ्टिंग करना, इंस्ट्रक्शन जो वर्कर कैसे कैसे काम करेगा। फिर रूट क्लर्क, यानी कि उसके लिए एक रूट स्पेसिफाई करता है, रूट क्लर्क का काम होता है जो किस रूट से काम किया जाए उसको स्पेसिफाई कर प्रोडक्शन करने के लिए। फिर टाइम एंड कॉस्ट प्रिपेयर, वो टाइम और कॉस्ट से प्रिपेयर कर जाए, कितने टाइम में वर्क को पूरे करने हैं, इसके लिए क्या कॉस्ट आएगा उसके बारे में। फिर डिसिप्लिनरीज, यानी कि वो डिसिप्लिन को इंश्योर करता है, ठीक है। फिर रोल ऑफ फोरमैन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज का क्या है, तो सबसे पहले स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब का काम होता है इसका करवाना। गैंग बॉस का काम होता है जो भी मशीनरी टूल्स है उसको रेडी रखना, और ताकि प्रोडक्शन ऑपरेशन एक्टिविटी में मदद, कोई किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपेयर बॉस का काम होता है जो भी मशीन है, इक्विपमेंट्स है, उसको इस कंडीशन में प्रॉपर इंश्योर करना जो वो वर्किंग कंडीशन है। इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी ऑफ वर्क्स, प्रोडक्शन का चेक करते रहना। तो ये है फंक्शनल फोरमैनशिप। यानी फंक्शनल फोरमैनशिप क्या किया गया है, वर्क में, यानी कि ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक है डिवीजन ऑफ वर्क, उसी का ये एक्सटेंशन फॉर्म है। नेक्स्ट दूसरा टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है चाहे वो प्रोडक्ट हो, कैसा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, क्या मेरा प्रोसेस होगा, है ना, कैसा मशीनरी यूज करेंगे, कैसा मेथड होगा, उन सभी के बारे में एक स्टैंडर्ड तय करना। यानी कि इससे लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम नहीं यूज करेंगे, है ना। मेरा जो प्रोसेस होगा वो नीचे तरीके का प्रोसेस होगा, हाई क्वालिटी का प्रोसेस होगा। मेरा बेंच मार्किंग जो होगा वो, यानी कि बेंच मार्किंग सेट करते हैं इसमें हम लोग, है ना। वो बेंच मार्किंग तय करना, जो मेरा रॉ मटेरियल का क्वालिटी क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैसी होगी, मशीनरी किस तरीके का यूज करेंगे, तो ये कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन। सेम वे में सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरीज प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्ट। यानी कि जैसे कि इसको ऐसे समझिए, जो हम लोग जो स्लीपर यानी चप्पल पहनते हैं, तो 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का, ऐसे करके जनरली होता है। अब जैसे कि देखिए 5 नंबर के बाद डायरेक्ट क्या आता है, 6 नंबर का। तो क्या 5 और 6 के बीच में भी आता है। अब कोई व्यक्ति क्या होता है,
ऐसे हमारे ही परिवार में होता है, जैसे कि आप लोग रहते हुइएगा, देखते हुइएगा, जब आप हैं जनरली आपके पापा और ये एक ही, जैसे कि आपकी बहन है, आपकी मम्मी, एक ही स्लीपर में उन लोगों का काम निकल जाता है, जबकि दोनों का पैर का साइज तो नहीं होता एक ही, दोनों का थोड़ा ना थोड़ा तो डिफरेंट होता है, तब तो डिफरेंट साइज चाहिए ना। लेकिन नहीं, क्या होना चाहिए, जैसे 5 नंबर के बाद डायरेक्ट 6 नंबर का बन जाता है चप्पल, ऐसा भी तो होता है 5.25 नंबर का बनता, 5.5 नंबर का बनता, 5.75 नंबर का बनता। तो ये क्या है, अननेसेसरी प्रोडक्ट है, इसी को क्या करते हैं, हटाते हैं। यानी कि इन्वेंट्रीज इससे क्या होता है, इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन। एक्सटर्नाइजेशन का मतलब, एक्सटर्नाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। एग्जाम्पल, एक्सटर्नाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल्स, टाइम, प्रोडक्ट, मशीन, मेथड्स, etc. Simplification of work aims at eliminating superfluous varieties, size, and dimension of products. It implies reduced inventories, fuller utilization of equipment, and increased turnover. अब नेक्स्ट टेक्निक है वर्क स्टडी। नेक्स्ट टेक्निक है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में यानी कि ये चीज़ देखा जाता है, जो वर्क जो फ्लो होता है उसकी क्रिटिकली यानी सिस्टमेटिक उसकी एग्जामिनेशन करना, जो भी उसके फैक्टर्स होते हैं, है ना, उन सभी को, क्यों, ताकि मैक्सिमम इफिशिएंसी अचीव किया जा सके। कहता है वर्क स्टडी इज ए सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव and critical examination of all factors relating to work so as to maximize efficiency. It includes following techniques. अब वर्क स्टडी में देखिए क्या 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 आता है। तो वर्क स्टडी में सबसे पहले करते हैं हम लोग मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में ये होता है जैसे कि जो वर्कर के बॉडी का मूवमेंट देखा जाता है, वहाँ पर वर्कर के बॉडी का मूवमेंट, यानी मेथड स्टडी, यानी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। फिर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इज द टेक्निक यूज्ड टू स्टडी द वेरियस मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग्स, चेंजिंग पोजीशन etc. of workers while performing a particular task. Through motion study, an attempt is made to know whether some elements of a job can be eliminated. मतलब ये चीज़ देखा जाता है यहाँ पर, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो कोई काम करने के लिए कोई लेबर ही आता है तो उसको देखते हुए बीच बीच में वो बैठ करके खैनी लगाने लग जाता है, कभी कहेगा हम टॉयलेट चले जाते हैं, यही सब, यानी उससे क्या होता है, उसकी इफिशिएंसी घटती है ना। अब राजमिस्त्री आता होगा तो उसको देखते हुए कभी दीवार पर चढ़ कर काम करता है, कभी तुरंत उतर के चला जाएगा लेबर के पास ये करने के लिए, जो ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो होती है, यानी प्रोडक्टिव टाइम जो है वो घटता है, प्रोडक्शन क्या होता है, घटता है। यही चीज होता है वहां पर मोशन स्टडी देखा जाता है। अब इसके बाद टाइम स्टडी है ना। टाइम स्टडी में क्या होता है, यानी कि हम लोग किसी भी वर्क को कितने समय में परफॉर्म करना चाहिए, इसका एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं, वेल डिफाइन करते हैं, ताकि उतने में वो सुटेबल हो सके। यानी कि टाइम स्टडी इज ए टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय वर्कर्स ऑफ रीजनेबल स्किल्स एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म वेल डिफाइंड जॉब। The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes and determine labor cost. हम लोग क्या पढ़ते थे बच्चे में, जब मैथ में पढ़ते थे, कि इतना लेबर मिल करके इतना घंटा में इतना काम करता है, तो इतना काम करने के लिए कितने लेबर की ज़रूरत होती है। तो वही है यहाँ पर टाइम स्टडी, यानी कि हम जो किसी भी वर्क पर किसी भी व्यक्ति को जो एम्प्लॉयड करेंगे, ताकि वो कितना काम है हमारे पास, पहले तो ये देखना पड़ेगा, और उस काम को कैसे कोई भी व्यक्ति जो एक वेल डिफाइंड यानी कि एक रीजनेबल स्किल व्यक्ति है, वो कैसे काम करता है, तो उस नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो वहाँ पर एम्प्लॉयड करेंगे, तो वो काम की संख्या को देख करके, और वो काम व्यक्ति के काम करने का रेट क्या है जो एक एफिशिएंट व्यक्ति कर सकता है, उसको देख करके, यानी उसका कैलकुलेट करके, तो हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉयड करेंगे ना वहाँ पर। तो ये काम होता है टाइम स्टडी का। फिर होता है फैटिग स्टडी। अब जैसे कि जनरली हम लोग फैक्ट्री में देखते तो मशीन तो जैसे 24 आवर का होता है, लेकिन उसको 8-8 घंटा करके 3 शिफ्ट में चलाया जाता है ना। अब एक ही लेबर तो पूरे नहीं काम कर सकता है, अब वो 3 शिफ्ट में भी, यानी एक शिफ्ट 8-8 घंटा का, तो उस बीच में भी 1 घंटा उसको लीजर देना होता है कि वो रेस्ट करे। रेस्ट इसलिए मिलता है उसको, क्योंकि वो रेस्ट करने के बाद जो वर्किंग इफिशियंसी होती है ना, उसकी बढ़ जाती है। क्योंकि काम करते करते व्यक्ति, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो या फिर और किसी भी कारण से, वो
उसका हरासमेंट होता है, तो उसी एनर्जी को गेन करने के लिए बीच बीच में उसको लीव दिया जाता है, यानी कि रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जाती है ताकि वो अपनी एनर्जी को गेन कर सके। तो ये होता है फैटिग स्टडी। फिर होता है डिफरेंट पीस वेज सिस्टम। इसका मेन यानी कि टेलर का मेन कहना क्या था, जो हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉय है इसको दो कैटेगरी में बांट देना है, एक इफ़िशिएंट वर्कर, दूसरा इनइफिशिएंट वर्कर। तो अब कैसे बांटे, तो बोला ये इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर करना चाहिए। अब परफॉर्मेंस के बेसिस का मतलब क्या, जैसे कि वहाँ पर एक स्टैंडर्ड बांध दिया जाता है जो एक दिन में एक वर्कर को इतना यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए बताया गया, जो कोई एक मान लीजिए जो पेन का इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग काम करता है, जो पेन बनाता है, तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड तय किया गया, जो एक वर्कर जो है एक दिन में 50 यूनिट पेन जो है सो बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, ये बांध दिया गया। और बता दिया गया जो व्यक्ति 50 या उससे ज़्यादा पेन बनाएगा उसको 2 रुपये पर यूनिट की दर से मजदूरी देंगे। और बोला गया क्या, जो 50 से कम करेगा उसको 1.5 रुपीज़ के दर से देंगे। तो अब सोच लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने मान लीजिए 70 पेन प्रोड्यूस किया, तो इसको 2 रुपये की दर से मिलेगा, यानी कि कितना मिल गया, 140 रुपया। लेकिन एक ने क्या किया, 40 पेन ही बनाया, तो अब इसका रेट कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये, यानी 60 रुपया इसको मिलेगा। तो ये क्या है, यानी 2 भाग में, यानी ये जो स्टैंडर्ड जो तय किए थे, जो 50 यूनिट कम से कम प्रोड्यूस करने हैं, तो जो 50 यूनिट किए या उससे ज़्यादा किए वो क्या है, इफ़िशिएंट वर्कर है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन जो उससे कम की वो इनएफिशिएंट है, यानी कि जो इफिशिएंट है उसको क्या हो गया, एक इंसेंटिव भी तो मिल गया, यानी कि पर पेन जो है सो 50 पैसे उसको ज़्यादा मिल गया, यानी कि ये सब एक इंसेंटिव यानी कि रिवार्ड देने का एक तरीका है। तो ये हम लोग देखें टेलर का टेक्निक्स है ना, ये 4 टेक्निक होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो ये टेक्निक देखें, इसका हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी देखें। तो आज हम लोग ये सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कंक्लूड किए हैं, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट, उसका इम्पोर्टेंस देखें, फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल देखे हमने, और फिर टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दोनों है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखे, इस पर बेसिस आपको केस स्टडी ज़्यादा पूछेगा, तो इसको भी देखना है। नेक्स्ट में हम आपको कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जो उसका वर्कशीट कैसे तैयार किया जाए, वो वर्कशीट हम आपको भेज रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भेजिएगा। और ये आप स्टडी कीजिए, जो प्रॉब्लम होगा वो पूछिए, मैसेज कीजिए, तो हम उसका जवाब देंगे। यानी कि मेनली यहाँ पर आपको जो कन्फ्यूजन वाली बात है वो थोड़ा सा कॉशियस होकर रखना है। जो फ्यूल्स का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जनरली ऑफिशियल लेवल का होता है, यानी वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन टेलर का जो है वो एक फैक्ट्री के लिए होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए होता है ये। तो ये फ्लोर लेवल पर कैसे इसका यूज़ किया जाता है, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और कुछ टेक्निक बताए। तो 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं और 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं। तो थैंक यू, आज आप इसको स्टडी कीजिए, और तब फिर जो भी प्रॉब्लम होता है आपको वो आप शेयर कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का हद तक कोशिश करेंगे। थैंक यू।